हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। तो दोस्तों, मैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। और दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं theorems on plastic analysis, the theorems in plastic analysis। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले हम सजेस्ट करेंगे इससे जस्ट पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपको चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। उसमें चीज़ों को अच्छे से बताए हैं जो कि आपके ये थ्योरम्स को डिराइव करने या थ्योरम्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं पहला जो थ्योरम होता है। दोस्तों, पहला थ्योरम हमारा क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक एनालिसिस में हमारा जो कंडीशंस जो सेटिस्फाइड है, हम इलास्टिक एनालिसिस में कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो हमारा पहला क्या होता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन सही होना चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए था उसमें, क्या था दोस्तों, याद करो। दूसरा हमारा क्या था? कंपैटिबिलिटी कंडीशन करते हैं ना दोस्तों, कि हम थीटा डेल्टा ये सब को जो भी हमारा सेक्शन पे कैसा बिहेवियर होगा, इक्वल होगा, जीरो होगा करके हम क्या करते हैं? इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं ना। फिर हम बात क्या करते हैं कि मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, जिसमें हम बात करते हैं जो सिग्मा यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम क्या करते हैं? स्ट्रेस को लिमिट कर देते हैं दोस्तों। तो इलास्टिक एनालिसिस था। उसी प्रकार हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात किए थे, तो इसमें हम बताए थे पहला तो हमारा क्या था? इक्विलिब्रियम कंडीशन था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा हमारा क्या था? मैकेनिज्म कंडीशन था, नहीं, मैकेनिज्म कंडीशन। और दोस्तों, तीसरा हमारा क्या था? तीसरा था हमारा यील्ड कंडीशन। यील्ड कंडीशन मतलब यील्ड कंडीशन हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? फेल नहीं हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म कंडीशन, मैकेनिज्म से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है? अनस्टेबल है, मतलब क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो हम इसमें बात किए थे कि हम जो पी जो लोड लगाएंगे वो बड़ा या बराबर होगा किससे? अल्टीमेट लोड से। तभी तो क्या होगा? क्या होगा? मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें मैकेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इस केस में P लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये जो तीनों जो कंडीशन है, ये जो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, तो अगर तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्विनेस थ्योरम। तो इसमें हमारा क्या बोलता है दोस्तों? तो बोलता है इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन? मैकेनिज्म कंडीशन, मैकेनिज्म कंडीशन एंड यील्ड कंडीशन, एंड यील्ड कंडीशन all are satisfied, all are satisfied, then we get a unique value, a unique value of collapse load, collapse load, जो कि क्या है दोस्तों? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली क्या है दोस्तों? इम्पॉसिबल है। कैसे? या देख, नहीं, क्या हो रहा है दोस्तों? अगर आप बोल दें एक कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन, चलो कोई बात नहीं, तो समेशन एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन एफ बाय जीरो, समेशन एम बराबर जीरो होगा। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि एक बार बोल रहे हैं कि जो आपने जो लोड लगाया वो क्या हो रहा है? अल्टीमेट लोड से ज़्यादा हो रहा है। एक बार बोल रहे हैं कि दोस्तों नहीं, आपने जो लोड लगाया वो अल्टीमेट लोड से कम हो रहा है। तो क्या दोस्तों ये दोनों कब सेटिस्फाइड होगा? जब P बराबर P होगा, नहीं दोस्तों, तभी तो सेटिस्फाई होगा, जो कि क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है दोस्तों, तो हमको क्या मिलता है? एक लोड का एक यूनिक वैल्यू मिलता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? इनइक्विनेस थ्योरम बोल देते हैं। तो अगर हमारा क्या हो, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो हमको जो दूसरा जो थ्योरम होता है दोस्तों, वो होता है काइनेमेटिक
काइनेमेटिक थ्योरम ऑब्लिक अपर बॉन्ड थ्योरम, अपर बॉन्ड थ्योरम, काइनेमेटिक थ्योरम और अपर बॉन्ड थ्योरम। तो दोस्तों इसमें क्या कहता है कि आपका इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड mechanism condition are satisfied, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक थ्योरम बोलते हैं। तो दोस्तों काइनेमेटिक थ्योरम में क्या होगा दोस्तों, काइनेमेटिक थ्योरम में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जो लोड लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, अल्टीमेट लोड से ज़्यादा लगा रहे हैं दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं ना कि इन दिस थ्योरम जो कोलैप्स लोड होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, ट्रू कोलैप्स लोड। तो हम बोल सकते हैं ना इन दिस थ्योरम the collapse load will be greater than or equal to true collapse load। मतलब हम जो लोड लगा रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है, ट्रू कोलैप्स लोड से ज़्यादा हो रहा है नहीं। तो हम बोल देंगे कि अगर P कैलकुलेटेड, ये जो PC है कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड है, और ये जो क्या है ट्रू कोलैप्स लोड, जो मटेरियल है वो मटेरियल किस स्टेज पर फेल होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देगा। तो हम बोल देंगे इसमें हमने क्या किया, जो हमारा जो PC है वो ग्रेटर देन PU है, ग्रेटर इक्वल टू PU है। तो ये PC क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हम M निकालेंगे तो हम इसको बोलते हैं MP इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ गया, MU से आ गया। मतलब जितना होना चाहिए था उससे जस्ट थोड़ा सा हम ज़्यादा निकाल दे रहे हैं। तो हम इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्योरम भी बोलते हैं। तो हम इस थ्योरम को, तो इसको हम बोलेंगे दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक थ्योरम। देख रहे हैं दोस्तों कि हम इकोनॉमिक थ्योरम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जस्ट हम ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं कुछ लोड हम ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं जो मटेरियल का होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि कुछ अपना मटेरियल को बचा लिया, अगर इसका एनालिसिस किया तो हम इसको इकोनॉमिक थ्योरम बोलेंगे। तो अगला जो है आपका अगर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सेटिस्फाई हो जाए तो अगला जो थ्योरम आता है हमारा स्टैटिक थ्योरम, और इसको हम बोल देते हैं लोअर बॉन्ड थ्योरम। तो उसको हम अपर बॉन्ड क्यों बोले थे दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा वैल्यू निकाल दे रहे थे। इसको लोअर बाउंड बोलेंगे मतलब जस्ट हम कम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मेरा पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड yield condition both satisfied, then it is called a static theorem। मतलब हमने क्या किया, पहला कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कंडीशन मैंने क्या कह दिया, जो P लगाया वो ट्रू कोलैप्स लोड से क्या कर लगा दिया, हमने क्या किया थोड़ा सा कम लगा दिया। मतलब जो M लेंगे जस्ट क्या होगा हमारा, MU से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा इसको हम अनइकोनॉमिकल थ्योरम भी बोलेंगे।
क्योंकि हम जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो दोस्तों हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारा मटेरियल क्या हो, कम से कम लगे और किसी कोड को फॉलो करते हुए लगे। क्योंकि हम जो डिज़ाइन करते हैं, चाहे कोई भी डिज़ाइनर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, तो जब वो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करता है तो ही हैज़ ओनली कंसेप्ट हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू कैलकुलेट लोड कैलकुलेशंस, बट उसका जो काम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। किस लिए? उसको आईएस कोड को फॉलो करना पड़ता है, उस आईएस कोड को फॉलो करते ही डिजाइन करना पड़ता है। तो उस आईएस कोड को फॉलो करते हुए जो आईआरसी कोड है, अगर हम रोड ब्रिजेज का डिजाइन करेंगे तो आईआरसी कोड है जो हम इंडिया में बात करते हैं। अब जब हम विदेश में बात करते हैं, मतलब अमेरिका में बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग कोड है। आपका यूरोप में बात करते हैं तो वहाँ का अलग कोड है, यूरो कोड है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड को फॉलो करवाते हैं किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। और स्ट्रक्चर डिजाइनर क्या है कि उसको रिस्ट्रेंड है कि उसको उस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक डिजाइन जब दोस्तों अगर वो डिजाइन एक स्ट्रक्चर डिजाइनर डिजाइन करता है तो बहुत ज़्यादा वो कंपाइल होता है, बहुत सारे डिजाइनर देखते हैं, तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर अगर फेल हो गया तब बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, उससे डैमेज होंगे। मतलब आपका पैसा का क्षति होगा ही, कितने लोगों का जान चल जाएगा। हमेशा आप देखते होंगे ना कि ब्रिज गिर गया, तो ये सब होते रहता है। तो इससे बचने के लिए हमारा क्या होता है, बहुत सारा कंपाइल होता है, बहुत सारे लोग चेक करते हैं, उसके बाद उसको फाइनल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद जाकर बनता है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, तो हम क्या बात कर रहे थे कि स्टैटिक थ्योरम क्या कर रहा है कि आपका लोअर काउंट कर रहा है, नहीं एमपी को क्या कर रहा है, जो भी स्ट्रक्चर का जो एमपी लेने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है। लेकिन हमारा काइनेमेटिक क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा था। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा मुनाफा हो। तो मुनाफा कब होगा, जब हम मटेरियल कम से कम यूज करें, कम से कम लेबर को पैसा दें। नहीं तो हमारा कॉस्ट कम से कम लगाएं, तो हमारा क्या होगा, ये इकोनॉमिकल हो गया। तो अब बात आया कि दोस्तों आपको पास 3 थ्योरम्स आ गए। तो पहला क्या हो गया, यूनिकनेस थ्योरम आ गया। दूसरा क्या हो गया आपका, काइनेमेटिक थ्योरम आ गया। और तीसरा आपका क्या हो गया, स्टैटिक थ्योरम आ गया। तो आप जब एनालिसिस करोगे दोस्तों, तो आपका जो यूनिकनेस थ्योरम तो हम यूज नहीं ही करते हैं, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम काइनेमेटिक थ्योरम या स्टैटिक थ्योरम यूज करते हैं। तो दोस्तों हम तो दोनों से हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारा जो सिंपली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम एक ऐसा लोड लेते हैं जिससे क्या होता है कि तीनों थ्योरम क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर दे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर देते हैं कि कोलैप्स लोड हो गया, प्लास्टिक मूवमेंट हो गया, हम ऐसा निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत सारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक थ्योरम को ही हम प्रीफर करेंगे। क्या होता है ये दोस्तों, ये सिंपल होता है। लेकिन स्टैटिक थ्योरम में हम क्या करेंगे, स्टैटिक थ्योरम में हम बात करेंगे आगे कि स्टैटिक थ्योरम के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोड कैलकुलेशंस करते हैं तो कैसे करते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि हम बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे इलास्टिक एनालिसिस से, जैसे हम स्ट्रक्चर्स में करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे पैटर्न का कि कहाँ पर कहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो कहाँ पर एमपी बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। उस प्रोबेबिलिटी को हम एज्यूम करते हुए क्या करेंगे, इस स्टैटिक एनालिसिस की का हम बात करेंगे दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कोलैप्स लोड बाय काइनेमेटिक मेथड एंड स्टैटिक मेथड, और उस पर एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बताएंगे। हम जो कोशिश करेंगे कि दोनों मेथड से हम क्वेश्चंस को साथ साथ चलाते जाएं। एक बार हम क्या करेंगे, दोनों का हम इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो करवाएंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो गेट आईएएस में आए हुए हैं, और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में जो गेट ईएएस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आप कहीं के कन्वेंशन लिखते हैं तो वहाँ पर भी ये सब काम आएंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो से बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों हमको भी बहुत अच्छा लगे। एक व्यूअर आता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो थैंक यू दोस्तों।